सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी या फिर हरियाणा पुलिस की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज हमारी देखनी बेहद जरूरी है। हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चनों में से 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी वीडियो सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एचएसएससी के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका आज हम यहाँ पर कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 46वां जो है भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 45 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ डिटेल एनालाइज के साथ। ठीक है, सारे भाग आपको सीक्वेंस वाइज देखने बेहद जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं मैं बात करूँ तो अभी 2 दिन से जो है हमने कौन सी सीरीज स्टार्ट की है, एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर जो है हरियाणा पुलिस 2021 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ना, 18-19 शिफ्टों में हुए थे, सभी को जो है हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो है आज हम यहाँ पे तीसरा भाग करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस की जो है क्वेश्चन पेपर की तीसरी शिफ्ट जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, भारतीय भारोत्तोलन संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है। वर्तमान अध्यक्ष, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन पेपर है जब लिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। बस आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान 2025। ठीक है, वर्तमान 2025 का जो है अध्यक्ष कौन है। ठीक है, किसका, भारोत्तोलन संघ का। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी भारोत्तोलन संघ के बारे में मैं आपको जरूर बता देता हूं। ठीक है, भारोत्तोलन संघ। अब भारोत्तोलन संघ की मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना थी 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है। सबसे पहले आपको याद रखना, जो रिट होती है, रिट कितने प्रकार की रिट होती है, रिट 5 प्रकार की होती है। ठीक है, रिट 5 प्रकार की होती हैं। पहली रिट कौन सी होती है, तो पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी होती है, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। तीसरी होती है प्रतिषेध। चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है अधिकार परीक्षा। और पांचवी कौन सी होती है, पांचवी होती है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। और इन 5 रिटों को कौन कौन जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी जो है सारी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो प्राचीन के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, हम बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक के बारे में, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओलंपिक कैसे लिखेंगे, ओलंपिक। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक जो है कब शुरू हुए थे, तो ये हुए थे 1896 में। ठीक है, 1896 में पहले जो है आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए थे। प्राचीन ओलंपिक की बात करूं तो 776 ईस्वी में जो है ये शुरू हुए थे। और ये कहाँ पर हुए थे, किसके सम्मान में किए गए थे, तो ये ओलंपिया में ग्रीक देवता थे ज्यूस, इन्हीं के सम्मान में जो है ये शुरू किए गए थे। अब आधुनिक ओलंपिक की बात करूं तो ये कहाँ पर हुए थे, ग्रीस में हुए थे। ठीक है, ठीक है, एथेंस के ग्रीस में जो है ये आयोजित किए गए थे। एथेंस ग्रीस में पहली बार जो है आयोजित किए गए थे। भारत ने इसमें कब शामिल हुआ था, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, भारत ने पहली बार हिस्सा कब लिया था, तो 1900 में जो है भारत ने पहली बार इसके अंदर हिस्सा लिया था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यहां पे लिख देता हूं अंतर्राष्ट्रीय IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1894 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1894 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पियरे डी कुर्बटीन, पियरे
डी कुबर्टीन, 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 ठीक है। इनके द्वारा जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है स्थापना की गई थी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है, इकोलॉजी साइंस जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। इकोलॉजी साइंस इसको बोला जाता है। और भारत में इकोलॉजी साइंस का जो जनक है वो किसको बोला जाता है, रामदेव मिश्रा को जो है बोला जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन कौन है, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक। और विश्व के हरित क्रांति के जनक की मैं बात करूं तो डॉक्टर बोरलो को बोला जाता है, ठीक है। वहीं चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। ये याद रखना। और रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान का जो है जनक बोला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है, डोंट वरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पारिस्थितिकी विज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जीवों के एक दूसरे से और अपने वातावरण से होने वाली अंतः क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। उन्हीं को जो है इकोलॉजी विज्ञान या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। और भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में रामदेव मिश्रा को जो है जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अभी हमारी जो एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है ना, इस सैटरडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो गोल्डन फाइबर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर की सीरीज भी मिस मत कीजिएगा भाई। 5 से 7 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर या फिर एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से जो है मैं एग्रीकल्चर वहां पर करवा रहा हूं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जूट, ठीक है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। तो ये बोला जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको याद होगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। ठीक है, पीसी महालनोबिस को जो है भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हिसार जिले के अंदर अवस्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में जो है की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन जो है कब शुरू किया था। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इससे पहली वाली वीडियो में जो हम डिस्कस करके आए हैं, आप सभी को पता है अधिनियम कौन सा था, यानी कि एक्ट था 1934 का। एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया, इसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया, 1935 में। कार्य संचालन इसने कब से शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी आप जो देखते हैं ना इसका हेडक्वार्टर बंबई में, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1937 में जो है इसको बंबई स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। बंबई इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1931 नहीं होगा, 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करो। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे देगा ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी रूल और रेगुलेशन बना देगा, वो सभी जो रूल रेगुलेशन या फिर जो लॉ बनाती है सुप्रीम कोर्ट, वो जो निचली अदालत होती है ना, उनके ऊपर बाध्यकारी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी मर्जी है माने या ना माने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मानना पड़ेगा उनको, बाध्यकारी चीजें होती हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं कर सकता, यही कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट वो किसी भी जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफर कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, वही जो है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
यह किसी भी न्यायालय से मामलों को अपने पास ले सकता है। यह कथन भी सही है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो किसी भी कोर्ट का जो मैटर है, अगर मतलब ज़्यादा दिक्कत आती है किसी केस में, मतलब ये मान लो यार कोई केस है, कोई भी केस है किसी भी राज्य का लगा लो, तो उसके अंदर जो है वो जो राज्य है वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रही या फिर नहीं कर पा रही उसके बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस डिसीजन को जो है, उस मैटर को जो है अपने पास जो है मंगवा लेता है। ठीक है, ये कथन भी सही हो जाएगा। यह मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सारे सही कथन है, जिनको भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है स्थापना की तारीख की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 124 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। और ये अनुच्छेद की बात करूँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में जो है ये सारे लिखा गया है ना संविधान के तहत कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 के बीच में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सबसे पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में आप जान लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को हमने किस देश से ग्रहण किया है? मौलिक कर्तव्य को जो हमने रूस, यानी कि वर्तमान में जिसको रूस बोलते हैं ना, इससे पूर्व जो है इसको यूएसएसआर बोला जाता था, इसी देश से जो है, रूस देश से हमने मौलिक कर्तव्यों को जो है ग्रहण किया है। अनुच्छेद की बात करूँ तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये अनुच्छेद 51A कह लो या फिर कह लो, कुछ ही कह लो, उसी के अंतर्गत ये आते हैं। भाग की बात करूँ तो भाग कौन सा हो जाएगा? 4A हो जाएगा। ठीक है, किस भाग में इनको रखा गया है? 4A के अंदर जो है अंदर जो है इनको रखा गया है। और किसकी सिफारिश पे जो है इनको जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह, माफ कीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है ये 10 कर्तव्यों के साथ जो है इनको जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप याद रखना। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार होते थे ना, वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, लेकिन जब ये मौलिक अधिकार जोड़े गए थे तो कितने जोड़े गए थे? तो ये 10 ही जोड़े गए थे। ठीक है, डिटेल में लिखा गया है, आइए दिखा देते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। यह कर्तव्यों की सूची 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 कर्तव्यों के साथ जो है शुरू की गई थी। और 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और कर्तव्य जोड़ा जिसमें कुल संख्या 11 हो गई। तो याद आपको क्या रखना है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ जो है यह सूची जोड़ी गई थी। कहाँ से ली है? रूस से जो है हमने इस सूची को ग्रहण किया है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग 4A के अंतर्गत है। ठीक है, अब स्पेशली चीज क्या आती है? 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 2002 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 11 हो जाएगी। डिटेल से ऐसी ही चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में आइए देख लेते हैं। कृषकों के मित्र हैं, ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ हमारी जो एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है उसको डिटेल से देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, कृषकों के मित्र कौन होते हैं? मछलियाँ नहीं होती, तिलचट्टा नहीं होता, कुत्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो केचुए होते हैं ना, केचुए, ये किसानों के जो है मित्र होते हैं, क्योंकि जो है ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं केचुए, और ये जो मिट्टी को जो है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को जो है बढ़ाने का काम करता है केचुआ। ठीक है, इसीलिए इनको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो डूरंड कप है, डूरंड कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या कहा गया है?
समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। तो कौन से राज्य या फिर यूटी में जो है समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है? तो समस्त महिला पुलिस स्टेशन क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। समस्त महिला पुलिस स्टेशन वो होता है जिसके अंदर एवरीथिंग, जो भी जितने काम करती हैं, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जितने भी कार्यरत होते हैं ना उसके अंदर वो सारे महिला होते हैं, ठीक है। इन्हीं को जो है समस्त महिला स्टेशन बोला जाता है। अब ये पूछा गया किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के अंदर जो है पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन नहीं है? तो ये दमन और दीव के अंदर जो है समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। अब पहला जो है महिला पुलिस स्टेशन की बात करूं तो पहला समस्त पुलिस महिला स्टेशन कब और कहां खोला गया? स्टेशन कब और कहां खोला गया? तो ये 1973 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? केरल के अंदर खोला गया था, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्र को समर्पित किया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं के लिए जो है नोटा विकल्प उपलब्ध होता है? मतलब जैसे आप जब भी जानते हैं भाई, इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। तो किस इलेक्शंस के अंदर जो है आपको नोटा विकल्प का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द, अभी पता नहीं क्या यही होता है, नन ऑफ द, यही इसका ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए बताइए इसके ऑप्शन, फुल फॉर्म बताइए, नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या कमेंट करके बताएंगे? तो आप मुझे यही कमेंट करके बताएंगे कि जो है नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसकी चीजें देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख रहा था यार मैं। नन ऑफ द अबव, यू, नन ऑफ द अबव है, अबव आएगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन मिलते हैं ना आपको जब आप एग्जाम में टिक मार्क करके आते हैं, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है ना, नन ऑफ द अबव। तो ये इसका जो है मतलब होता है। तो ये जो है नोटा विकल्प उपलब्ध होता है ना, पूछा गया। तो लोकसभा में भी चुनाव में उपलब्ध होता है, और ये राज्य विधानसभा में भी चुनाव में ये उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नोटा विकल्प को जो है 2013 को जो है ये लागू किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना, लागू किया गया, लागू किया 2013 में, ठीक है। अब ये जो लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव है, ये कैसे चुनाव है? ये जो है डायरेक्ट चुनाव है, ठीक है। डायरेक्ट चुनाव बोलते हैं इनको, डायरेक्ट इलेक्शन। क्यों डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं इनको? तो डायरेक्ट इलेक्शन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीधा जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं। अब ये जो राज्यसभा चुनाव है या फिर विधान परिषद चुनाव है, ये सीधा जनता के द्वारा जो है चुने नहीं जाते, क्योंकि ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा जो है ये चुनाव कराए जाते हैं। इसीलिए जो है नोटा विकल्प वहां पर उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ही जो है नोटा विकल्प उपलब्ध होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया है? तो 15 में क्या बोला गया भाई? 15 में बोला गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 23 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं ना, 90% जो इनके हेडक्वार्टर होते हैं वो कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर ही जो है इनके हेडक्वार्टर हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर ना मिले या फिर आपको ना आता हो, तो जिनेवा ऑप्शन दिया गया हो ना, तो जिनेवा ही करके आ जाना, क्योंकि 90% जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के अंदर ही अवस्थित है। तो WHO की जो फुल फॉर्म वही हो जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और
हेडक्वार्टर इसका जिनेवा के अंदर हो जाएगा। वर्तमान में हेड ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया ना, तो वर्तमान आप याद रखना अक्टूबर 2025। महानिदेशक, ये जो महानिदेशक, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन 2021 का है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ये आपको 2021 वाला याद नहीं रखना, आपको 2025 वाला याद रखना है। तो 2025 में इसकी जो है महानिदेशक कौन हो जाएगी, जो है इसकी बड़ा ही अजीब नाम है, क्या है, टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयास। ठीक है, तो ये आप याद रखना भाई, महानिदेशक इनकी क्या है, तो ये हो जाएंगी टेड्रेस एडहेनाम घेब्रेयस, जो है ये 2025 में इनकी महानिदेशक है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है ये क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य ताप है, मतलब जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर, उनकी भिन्नता के क्या कारण है। तो उनकी भिन्नता का क्या कारण है, पृथ्वी अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूर्णन करना, क्या ये कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सूर्य की किरणों का नत कोण, क्या ये कारण हो सकता है, ये भी सही बात है। दिन की लंबाई, ये भी सही बात है। तो सभी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो तीनों रीजन है ना, इन तीनों रीजनों की वजह से पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य ताप की जो किरणें आती है ना, वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार साफ्टा किस वर्ष जो है लागू हुआ था। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो है जो साफ्टा था ना, साफ्टा की सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखो यार, साफ्टा की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो इस पर हस्ताक्षर कैसे लिखूं, हस्ताक्षर, 1 सेकेंड, अरे क्या हो गया यार। ठीक है, हस्ताक्षर कब किए गए थे, 2004, और लागू कब हुआ, लागू हुआ 2006 में। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साफ्टा लागू किया गया था ना, ये किस लिए लागू किया गया था, तो ये जो है यहाँ पे देख लो, उद्देश्य इसका क्या था, तो दक्षिणी एशियाई देशों के बीच जो है व्यापार शुल्क घटाना और मुक्त व्यापार जो है बढ़ाना था। इसके साथ साथ सार्क भी मैंने लिख दिया भाई, सार्क की जो स्थापना थी वो 8 दिसंबर 1995 को ढाका में हुई थी, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जो है ये इसके अंदर शामिल है। ठीक है, सार्क के अंदर जो देश शामिल है ना, उन्हीं देशों के बीच व्यापार शुल्क घटाना और मुक्त व्यापार जो है बढ़ाना, इसी के लिए जो है साफ्टा की जो है स्थापना की गई थी 2006 में। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, सरकार वस्तु या सेवा की कीमतों पर जो ऊपरी सीमा लगाती है वह क्या कहलाती है, वो उच्चतम मूल्य सीमा जो है कहलाती है। ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं कल भी बात कर चुका हूँ, टैक्स क्या होता है। ठीक है, और ये कौन कौन से 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया गया, आराम से बैठ के पढ़ लेना। जिन बच्चों की इकोनॉमिक्स कमजोर है ना, मेरी तरह जिनको नहीं समझ आता भाई इकोनॉमिक्स टर्म, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, मैं ऐसे ही सिंपल सी फॉर्म में लिख कर जो है इनको याद रखता हूँ। आप भी जो है आराम से बैठ के धीरे धीरे एक एक शब्द जो है जब आप याद करना शुरू करेंगे ना सिंपल लैंग्वेज में, तो यकीन मानिएगा आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो ये उदाहरण, इनकम टैक्स के उदाहरण यहाँ पे देखो लिख दिए गए हैं मैंने सारे। देखें, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो सीधे व्यक्ति या संस्था से वसूला जाता है, उसका बोझ जो है उसी पर पड़ता है। उदाहरण यहाँ पे देख लो, आयकर का जो टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो कंपनियों पर लगाया जाता है, सीधा आपकी कमाई पर लगता है। ये कौन से टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा होता है, यही जीएसटी जो होता है ना, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, जीएसटी देखो उदाहरण यहाँ पर जीएसटी दिया गया है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। और जीएसटी से पहले जो है बहुत सारे टैक्स होते थे भारत के अंदर, ठीक है, अलाना फलाना टैक्स जो भी होता था, अब उन सभी को मिक्स करके एक टैक्स बना दिया है जीएसटी टैक्स, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत के अंदर वस्तु एवं सेवा कर जो है लागू किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? 1946 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। बाद में 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। ये आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे जिनको जो है हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। नीचे ऑफिशियल आंसर की भी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं 2025-26 में हरियाणा पुलिस के अंदर या फिर एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर, तो ये प्लेलिस्ट आपको डेफिनेटली कंप्लीट देखनी पड़ेगी। चाहे आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइप का जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपकी अगर डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।